नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल अपन ने जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो है कवि परिचय पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन आज जो है वो पढ़ने वाले हैं बाल गोविंद भगत जो पाठ है। उसमें आपको पता होगा एक विलक्षण जो चरित्र है उसका उद्घाटन कवि ने यहाँ पर किया है। किस प्रकार वो उद्घाटन किया है, किस प्रकार उनके व्यक्तित्व को जो है वो बताया गया है, उसकी बात अपन यहाँ पर करेंगे। बाल गोविंद भगत कौन है, क्या है, किस प्रकार के वो व्यक्तित्व हैं, किस प्रकार का वो व्यक्ति है, तो उसके बारे में अपन यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखें, बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, छोटे कद के, गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के हो गए होंगे। बाल पक चुके हैं, यानी सफ़ेद हो चुके हैं मेरे ख्याल से। लंबी दाढ़ी है। जटाजूट तो नहीं रखते हैं, ज़्यादा जटा तो नहीं रखते हैं भाई, किंतु हमेशा उनका चेहरा जो है सफ़ेद बालों से ही जगमगा किए रहता है, जगमग रहता है हमेशा सफ़ेद बालों से, है ना, मोदी जी की तरह। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं, कमर में एक लंगोटी मात्र है, और सिर में तो कबीर पंथियों के, कबीरदास के जो भक्त होते हैं उनकी तरह कन फटी टोपी, वो कान 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 निकले रहते हैं ना, वो दोनों तरफ लटके रहती है वो टोपी। जब जाड़ा आता है, जब शरद ऋतु आती है, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, वो चंदन का टीका लगा के रखते हैं ना, जो नाक के एक छोर से प्रारंभ होता है और औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, बिल्कुल ऊपर तक जाएगा। गले में तुलसी की जड़ों की, तुलसी के देखे होंगे, तुलसी का पेड़ होता है, उसकी जो जड़ें हैं उसकी एक बेडोल सी, कोई ढंग की माला नहीं बना रखी है, माला बांधे रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, यहाँ तक। ठीक है, चलिए, ये हो गया। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत जो है वो साधु थे। ऊपर की तस्वीर को देख के आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये साधु हैं भाई, अपन को तो ऐसा ही लग रहा है अभी तो। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी वाले हैं भाई। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं है, पत्नी की याद नहीं है उन कवि को। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू पोते की बहू को कहते हैं, को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या थे, वास्तव में गृहस्थ थे। ठीक है, ऊपरी वेशभूषा को देख के भाई, ऊपरी वेशभूषा है उससे रिलेटेड भी अपने पर्सन बनता है। यहाँ पर उसके परिवार से रिलेटेड पर्सन बन रहा है, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत जो थे वो बिल्कुल साधु स्वभाव के थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे। कबीर को क्या मानते थे भाई, साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच भी नहीं करते थे, कबीरदास की तरह ही बन रहे थे। न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने में ये विश्वास नहीं करते थे। किसी चीज की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते, यानी काम में भी नहीं लेते किसी दूसरे की वस्तु को। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, कुतूहल का मतलब लोगों को आश्चर्य होता कि यार ये कैसा इंसान है जो ना तो दूसरों की वस्तुओं को छूता है, ना उनको काम में लेता है, खरा व्यवहार रखता है, व्यवहार भी अच्छा है। कभी कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते ये लोग, हमेशा, यानी कभी भी जो है दूसरे के खेत में वो सोच करने भी नहीं जाते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। वो मानते थे कि मेरे पास जो कुछ है, कबीर कबीर को क्या मानते थे, साहब मानते थे कि जो कुछ है वो सब सब किसका है, कबीर का है। तो यहाँ पर फिर ऊपर लेना पड़ेगा वरना आपको दिखेगा नहीं, यहाँ तक मैं इसको ले लेता हूँ। चलिए, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। 4 कोस का मतलब कितने किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर हो गया। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, कबीर पंथी मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाता। जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। जो कुछ खेत में निपजता सारा का सारा किसको दे आते, कबीर जो पंथ था वहां पे ले जाते, वहां से जो कुछ मिलता वो घर ले आते और उसी से गुजारा चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर सबसे ज़्यादा मंत्र मुग्ध करने वाली जो चीज़ थी वो थी इनका मधुर गाना। पर जो सर्वदा सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद, कबीर के पद ही वो गाया करते थे, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, बिल्कुल जीवित से लगते थे। देखो, आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ के महीने में बारिश हो रही है, सारा का सारा गांव जो है खेतों में उतर गया है।
कहीं पर हल चल रहे हैं, कहीं पर पौधों की रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। और औरतें तो पता है क्या कर रही हैं, कलेवा लेकर आ गई हैं और मेड़ों पर, हाँ डोली पर बैठ गई हैं, मेड़ों पर बैठ गई हैं भाई। आसमान बादलों से घिरा हुआ है, धूप का कहीं नामो निशान नहीं है, और ठंडी ठंडी पूर्व दिशा से हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठेगी। वो किसकी है भाई, ये क्या है, ये कौन है, सब मन में विचार आएगा, ये कौन गा रहा है, ये पूछना न पड़ेगा आपको। बिल्कुल क्यों नहीं, देखो क्योंकि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े, सारे के सारे कीचड़ में भरे हुए अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, अपने खेत में पौधों को रोप रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, पंक्ति से बो रहे हैं वो। और उनका जो कंठ है वो एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर ले जा रहा है, स्वर्ग की ओर भेज रहा है शायद, कुछ को इस धरती की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। आसपास के खेतों में भी तो काम करने वाले लोग थे ना, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ों पर खड़ी जो औरतें हैं ना, उनके होंठ जो है वो कांपने लग जाते हैं, वे भी गुनगुनाने लग जाती हैं। किसके साथ में, बाल गोविंद भगत के साथ में। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, हलवाए जो है ना हल चलाने वाले, उनके पैर भी ताल से उठते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां जो है ना वो एक विशेष क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का ये जो संगीत है या कोई जादू है, बिल्कुल ऐसा माहौल वहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फिर से इसको ऊपर ले लेता हूँ, वरना आपके परेशानी होगी भाई। तो ये ले लिया, चलिए आगे देखिए। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, फिर देखो दूसरा भाग यहाँ पर बताया है, एक अलग कहानी कवि बता रहा है कि भाद्रपद का महीना है, अंधेरी रात है, आधी रात हो चुकी है, थोड़ी देर पहले मूसलाधार बारिश जो है वो खत्म हुई है, बादल गरज रहे हैं, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, बिल्कुल बिजली चमक रही है, किंतु अब झिल्ली की झंकार, दादुर यानी मेंढकों की ट्रटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। बाल गोविंद भगत जो है वो गाने लग गए हैं, उनकी जो खंजरी है वो डिमक डिमक कर बज रही है, और वे क्या गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में है, किंतु वह समझती है कि वह क्या है, अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये जो गाना है वो क्या कर रहा है भाई, अंधेरे में भी अकस्मात अचानक से क्या करता है, कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता है। बिल्कुल सबके मन में, सबके दिमाग में एक चकाचौंध उत्पन्न कर देता है। अरे यह सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, सारा संसार निस्तब्धता यानी चुप्पी, बिल्कुल शांत वातावरण, और बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा, जाग जरा, है ना। ठीक है, कार्तिक आया नहीं, कार्तिक मास आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियां हैं सुबह जल्दी उठने वाली वो शुरू हो जाती हैं, गाना बजाना जो फागुन तक चला करती हैं। इन दिनों सब सवेरे ही क्या करते हैं भाई, उठते हैं, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूरी पर नदी है, वहां पर वो स्नान करने जाते हैं, पता नहीं कौन से समय उठते हैं, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे यानी तालाब के ऊंचे भिंडे पर, ऊंचे चबूतरे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते हैं और अपने गाने टेरने लगते हैं, फिर गाने लग जाते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ मास की उस दांत किटकिटाने वाली बिल्कुल शरद ऋतु की बात है, भोर में ही सुबह सुबह ही उनका संगीत मुझे तालाब पर ले गया। अभी आसमान के तारों के जो दीपक हैं वो बुझे नहीं थे, आसमान डूबे नहीं थे, सॉरी तारे जो हैं वो डूबे नहीं थे। हाँ पूरब में जो है वो लोही लग गई थी, यानी पूरब में लालिमा छाने लग गई थी, सूर्योदय होने वाली जो लालिमा है वो होने लगी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा, कुहासा यानी कोहरा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत यानी ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब में मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे हैं। उनके मुँह से शब्दों का तो जैसे तांता ही लगा हुआ है, बिल्कुल गाते समय जो है शब्दों की झड़ी लगी हुई है। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि इतने
सुरूर में आते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक आती है। मैं जाड़े से कंपा रहा था, पूरा का पूरा कांप रहा था, लेकिन उनको तो कहीं जाड़ा लग ही नहीं रहा था। वो तो गाने में क्या थे, मदमस्त थे। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के शर्म बिंदु जब जब चमक ही पड़ते थे, उनके चेहरे पर जो पसीना आ रहा था, वो भी चमक की बात की गई है, चेहरे की जो चमक है वो भी चमक उठता था। गर्मियों में उनकी संध्या शाम के समय कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, शाम के समय गर्मियों के टाइम पे आसन जमा के बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी वहां पर बैठ जाते। खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती। करताल वाद्य यंत्र ही है। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी जो प्रेमी मंडली थी फिर उसको दोहराती, तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से जो है वो गाने लग जाते। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता और होते होते एक क्षण ऐसा ही आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच उठने लगते और उनके साथ ही उन सबके तन मन नृत्यशील हो उठते और सारा आंगन जो है वो नृत्य और संगीत से भर जाता था। ठीक है, बहुत अच्छा जो है यहाँ पर कवि ने बताया है। इनका वर्णन जो है, व्यक्तित्व वास्तव में विचित्र ही बताया है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, चरम सीमा की बात की गई है उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा था। अरे वाह, बहुत बुरा हुआ है इनके साथ में। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं जो कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल, आप में मेरे दोस्त भी होंगे कई, मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे कई जो बिल्कुल दुबले पतले से हैं। उन पे भी हमारी तरफ से जो है वो विशेष प्यार और विशेष जो है उन पर नज़र रख रहे हैं घर वाले। ठीक है, तो क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से उनकी शादी कराई थी। पतोहू पोते की बहू बड़ी ही सुभग और सुशील थी भाई, अच्छी थी, है ना। घर की पूरी प्रबंधिका, प्रबंध करने वाली बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत है भाई। सही बात है भाई। तो बेटा बीमार है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का जो है वो बेटा मर चुका है। कुतूहल बस आश्चर्य से उसके घर गया, देखकर दंग ही रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल की बात यहाँ पर की गई है, तुलसी के पत्ते बिखेर दिए हैं। सिराहा ने एक चिराग जला रखा है, एक दीपक सिराहा ने जो है वो जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमा लिया है और गीत गा रहे हैं। कौन है? बाल गोविंद भगत जी। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, लीन होकर गाना। और घर में पतोहू रो रही है जिसकी गांव की स्त्रियां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत तो गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। तो ये विचित्रता ही है भाई। उधर तो बेटा मरा हुआ है और इधर ये गाना गा रहे हैं, तो विचित्र लगेगा लोगों को। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, और कहते हैं कि आत्मा तो परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए। अपन भी सोचते हैं भाई, ऐसा ही सोचते हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं ना उसमें उनका विश्वास बोल रहा है भाई। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। बेटे की, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं भाई, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग लगवा दी। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया। यह आदेश देते ही उसकी दूसरी शादी कर दे, और आदेश दे दिया कि इस पतोहू की जो है वो दूसरी शादी करते, इस मेरे पोते की जो बहू है, बेटे की जो बहू है उसकी दूसरी शादी कर दो। पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। सही बात है भाई, बुढ़ापे में तुम्हारा सारा कौन बनेगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय तो अटल है भाई, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह भी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी करे भी तो क्या करे भाई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे हुई? वह हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे और
स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। बिल्कुल, संतों के साथ बैठना, भजन कीर्तन करना और वहाँ का दृश्य देखना, वो सारा उनके लिए जो था वो उसके लिए वो वहाँ पर जाते थे। गंगा स्नान तो उनका ज़्यादा महत्व नहीं रखते थे। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभल लेने का क्या हक भाई? हाँ, सामान वगैरह लेने का तो कोई हक है ही नहीं। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? घर वाले हैं तो भीख नहीं मांग सकते। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते थे। और आजकल वाले चले जाएं तो वापिस ही ना आए। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी बड़ी मस्ती में रहते। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली है। बिल्कुल वही जवानी वाला असर दिख रहा है। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, थोड़ा बुखार भी आने लग गया था। किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले थोड़ी थे। वह दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन चीजते लगे, दिन दिन कमजोर पड़ने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया भाई, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत ही गाए, किंतु मालूम है होगा जैसे तागा टूट गया हो, वो सुर और ताल नहीं रही। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत जी रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। बाल गोविंद भगत जी तो नजर ही नहीं आए। और ये रहे आपके प्रश्न जो आपको करने हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको करने हैं, किताब में दिए हुए होंगे आपके, आप इनको कर सकते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी का जो चरित्र है वो आपके समझ में आया होगा। इसका एक मोस्ट क्वेश्चन ये बनता है कि इनका चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र की विशेषताओं को जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर भी आपके कोई समस्या है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।